हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम DC जनरेटर के सीरीज 2 को देखेंगे और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यह जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपने थ्योरी का क्लास किया है या नहीं किया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीक़े से देखते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन से आप पूरे थ्योरी को समझ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, कॉर्कस्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा। देखिए जो फ्लेमिंग कुंडली में धारा की जो दिशा ज्ञात करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग के दो नियम है, एक है बायां हस्त नियम और एक है दायां हस्त नियम। बायां हस्त नियम जो होता है वो मोटर के लिए होता है, ठीक है, मोटर की चाल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक, एक होता है दायां हस्त नियम। दायां हस्त नियम जो होता है वो जनरेटर के लिए होता है, उसके विद्युत धारा के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, या उसके EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम उपयोग करते हैं, यानी जनरेटर के लिए दायां हस्त नियम और मोटर के लिए बायां हस्त नियम। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि। ऑप्शन है यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यह सस्ता होता है, यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, उपरोक्त तीनों। देखिए ढलवा लोहा से इसलिए हम लोग बनाते हैं, पहला नंबर तो बॉडी हमारे चुंबकीय पथ को प्रदान करता है, जो चुंबकीय पथ बनते हैं उसको रास्ता प्रदान करता है। ठीक, यह सस्ता भी होता है और यह मशीनों की यांत्रिक सुरक्षा भी देता है, यानी मशीन की जो यांत्रिक सुरक्षा है उसको भी प्रदान करता है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा क्या है, उपरोक्त तीनों सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 500 ओम, 50 ओम, 10 ओम, 1 ओम। देखिए आर्मेचर के प्रतिरोध का जो मान होता है वो 1 ओम होता है। ठीक है, तो उस तरह से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा चालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है लकड़ी, रबड़, अबरक या संगमरमर। ठीक, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है, जो सेगमेंट उसको बोलते हैं, जो उसके कम्यूटेटर के ऊपर तांबे की पत्तियां जो लगी होती हैं, ठीक, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। और दो सेगमेंटों के बीच में, ठीक, अबरक का चूड़ भरा जाता है। ठीक, क्या भरा जाता है, अबरक का चूड़। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, DC जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य होता है। ऑप्शन है वोल्टता को बढ़ाना, एक दिशेही धारा देने में सहायता करना, अर्ध तरंग परिशोधन की तरह कार्य करना, धारा को नियत रखना। ठीक, अब ये कह रहा है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। देखिए किसी भी जनरेटर में जो EMF बनता है वो ऐसी स्वभाव का होता है, लेकिन हम लोग उससे क्या करते हैं, कम्यूटेटर के द्वारा या स्प्लिट रिंग के द्वारा DC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, और AC के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। AC के लिए स्लिप रिंग और DC के लिए कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर का प्रयोग क्या क्यों करते हैं हम लोग, तो एक दिशाही धारा देने में सहायता करता है, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, DC। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर DC जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए। देखिए ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट, शून्य अवंती करंट, डायरेक्ट करंट, ऑसिलेटिंग करंट। देखिए हमने अभी देखा कि DC के लिए हमने कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया और AC के लिए स्लिप रिंग का। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, DC जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, वो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, वे नरम होते हैं, वह स्व लुब्रिकेंट होते हैं, उपरोक्त तीनों गुण होता है। देखिए जो कार्बन ब्रश होता है हमारा, उसका तापमान गुणांक कम होता है, क्योंकि देखिए चालक का क्या होता है,
कि चालक जब हम चालक को गर्म करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन में क्या होता है कि चालक को आप गर्म करते हैं तो प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ता है, वे नर्म होते हैं। वे नर्म इसलिए होते हैं ताकि वो कम्यूटेटर के ऊपर जब घिसते हैं तो कम्यूटेटर को नहीं घिसते हैं, वो खुद घिस जाते हैं, ठीक, इसलिए नर्म होता है। वो सॉल्व लुब्रिकेटिंग होते हैं, ठीक, वो चूर्ण हो जाते हैं। यदि आप उसके ऊपर किसी से पीटते हैं तो वो टूट जाता है, सब बिखर जाता है, ठीक। इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, ये उपयुक्त तीनों सही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है, ठीक। 15 एम्पेयर स्क्वायर मीटर, 20 एम्पेयर स्क्वायर मीटर, 0.5 एम्पेयर स्क्वायर मीटर, 5 एम्पेयर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटर के लिए होता है, ठीक। पहला ऑप्शन है कार्बन, तांबा एवं कार्बन का मिश्रण, एल्युमिनियम, लकड़ी। देखिए एक मशीन जो छोटी मशीनें होती हैं उसमें कार्बन ब्रश के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें तांबा एवं कार्बन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है और ये तांबे और कार्बन का जो मिश्रण होता है उसको वो सहन कर सकता है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होता है। देखिए जो डीसी जनरेटर के ईएमएफ का समीकरण इसमें पूछ रहा है कौन सा है। ऑप्शन है हमारा E बराबर 5Z बटे में 60, E बराबर ZPN बटे में 16 5MA, E बराबर 5ZNP बटे में 60 है, E बराबर 5ZNP बटे में 160 है, ठीक है। तो देखिए डीसी जनरेटर के लिए हमारा P5ZNP बटे में और देखिए इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि ईएमएफ का समीकरण होता है P5ZNP बटे में 60 है, ठीक। इस हिसाब से हमारा सी सही हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैब वाउंड जनरेटर में सामान्यतः पथों की संख्या होगी। देखिए हम लोगों ने लेक्चर वीडियो में देखा है, एक होता है हमारा सिंप्लेक्स, एक होता है मल्टीप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स जो होता है हम इसमें देखे हैं कि इसमें 2 बाइंडिंग होती है, एक होता है लैब बाइंडिंग, ये होता है वेब बाइंडिंग, ठीक है। लैब बाइंडिंग में क्या होता है कि जितने पोलों की संख्या होती है उतने समानांतर पथों की संख्या होती है। लेकिन वेब बाइंडिंग में क्या होता है, पोलों की संख्या कितनी भी हो क्यों ना, लेकिन पथों की संख्या 2 होगी। इसमें क्या पूछ रहा है, हमारा लैब बाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है। तो लैब बाइंडिंग में क्या हो जाएगा, हमारा 8 पोल है तो पथ कितने हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ध्रुवों की संख्या पर, गति पर, चालकों की संख्या पर, उपरोक्त तीनों। देखिए जो जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो ध्रुवों की संख्या पर, क्योंकि ध्रुवों की संख्या पर जितने उसके ध्रुव होंगे, जितने उसके पोल होंगे उतने क्या हो जाएंगे, उसके विद्युत वाहक बल बनेंगे। गति की हो गई तो जितना उसके अंदर आर्मेचर मूव करेगा उतने फ्लक्स बनेंगे, ठीक है। चालकों की संख्या यानी कि हम कह सकते हैं उसके अंदर कंडक्टरों की संख्या जितनी अधिक होगी उतने वो ईएमएफ को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक, यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो, ठीक। अब देखिए ये पूछ रहा है कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में किसमें विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा, यानी वोल्टेज का मान अधिक होगा जब मशीनों के ध्रुवों की संख्या समान हो। देखिए कि आपको हम बता देते हैं, लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि लैप वाइंडिंग में करंट का मान अधिक होता है और वोल्टेज का मान कम होता है, ठीक। और प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान कम होगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब वेव बाइंडिंग में क्या होता है, करंट का मान क्या होता है, करंट का मान कम होता है, वोल्टेज का मान अधिक होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा कि लैप बाइंडिंग की तुलना वेव बाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है। वेव बाइंडिंग में क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा। इसलिए अधिक हो जाएगा क्योंकि इसमें पथों की संख्या क्या होती है, मात्र 2 होती है, ठीक है, भले कितने क्यों ना पोल हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन है फ्लक्स को, जनरेटर की गति को, चालक के पदार्थ को, गति और फ्लक्स दोनों को। देखिए किसी भी जनरेटर में उसके विद्युत वाहक बल को कंट्रोल करने के लिए गति और फ्लक्स दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि गति पर भी उसकी ईएमएफ निर्भर करता है और फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का क्या कारण है? ऑप्शन है अधिक उत्तेजना, हैमरिंग, कंपन, हैमरिंग और ओवरहीटिंग दोनों। ठीक है, देखिए जनरेटर के जो अवशिष्ट चुंबकत्व होते हैं वो आप जानते हैं कि मैग्नेट को जब हम किसी चीज़ से हैमरिंग करेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे तो उसकी चुंबकत्व क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और जब उसे हम गर्म करते हैं तो भी क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। ठीक, तो उस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हैमरिंग और ओवर हीटिंग दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई हो, घूर्णन की दिशा गलत हो, क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो, उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हमारा ये होगा, उपरोक्त तीनों में से कोई एक भी जब होगा, उपरोक्त तीनों में से कोई एक भी जब होगा तो जनरेटर हमारी क्या हो जाएगी? असमर्थ हो जाएगी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। देखिए जब अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति यानी उसके जो मैग्नेट है वो समाप्त हो जाए तो विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न करेगा। घूर्णन की दिशा यदि गलत कर दे तो भी नहीं करेगा। क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो जाए यानी जो उसकी सैचुरेटेड पॉइंट है उससे भी अधिक यदि प्रतिरोध का मान हो जाए तो वो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा, यानी उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार। देखिए ऑप्शन है हाइड्रो टरबाइन, हाइड्रो होगा, हाइड्रो लिखा हुआ है, हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, डीजल इंजन, उपरोक्त तीनों। देखिए प्राइम मूवर के आधार पर हम डीसी जनरेटर को तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन, यानी उपरोक्त तीनों सही होंगे। लेक्चर वीडियो में हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे और हम डीसी जनरेटर से संबंधित लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीसी जनरेटर के कौन कौन प्रकार हैं अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, देखिए डीसी जनरेटर के कौन कौन प्रकार है अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान रखा जाए। देखिए उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है पृथक उत्तेजित जनित्र और स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है, अब देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र जो होता है उसके फील्ड को बाहरी सोर्स से डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और स्व उत्तेजित जनित्र जो होती है उसको बाहरी सोर्स से डीसी सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर स्वयं मैग्नेट उत्पन्न रहता है, जिसको हम लोग उस मैग्नेट को क्या कहते हैं? उस मैग्नेट को हम लोग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन है ओवरहीटिंग, भारी ओवरलोडिंग, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, उपरोक्त दोनों। देखिए जो स्व उत्तेजित जनरेटर होता है, ठीक, उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है बहुत दिनों तक उसे रख देने से उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम उसे फिर स्टार्ट कर दें तो फिर उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कुछ समय तक बन जाता है। ठीक, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखने पर उसके अंदर चुंबकत्व तो समाप्त हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। ठीक है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और पृथक उत्तेजित जनरेटर। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर। देखिए पृथक उत्तेजित जनरेटर इसलिए होगा क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है, पूछ रहा है। ठीक है, यानी उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म
ना भी रहे तो कौन सा होगा? तो बिना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है वो उसको बाहरी सप्लाई हमको लोग डीसी बाहर से देना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, तो इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।